हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने आईटी का पार्ट ए स्टार्ट किया है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसमें हमने अभी तक के अपने 3 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सेशन नंबर 4। तो बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आपने सारे 3 सेशंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और सारे सेशंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। मतलब कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक की क्या उपलब्धि है या क्या महत्वपूर्ण है ना। मतलब कम्युनिकेशन का जो साइकिल होता है उसमें फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन it is the important that the sender receive and acknowledgement from the receiver about getting the message across. While a sender sends information, the receiver provides feedback on the received message. मतलब कि जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, उसमें क्या प्रोसेस होती है कि सेंडर क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, रिसीवर को मैसेज रिसीव होता है। उसके बाद अगर रिसीवर उसको फीडबैक देता है तो उसको हम कहते हैं कि ये साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर देखिए, जैसे कि ये पहली प्रोसेस क्या है, मैसेज सेंड हुआ है ना, कम्युनिकेट स्टार्ट हुआ। थर्ड, रिसीवर को रिसीव हुआ, रिसीवर ने क्या किया, मैसेज को देखा, उस पर रिएक्ट किया। उसको क्या कहेंगे हम, मैसेज के ऊपर रिएक्ट करने को हम कहेंगे एक्नॉलेजमेंट। मतलब कि सामने वाले को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि हाँ, मेरे पास मैसेज रिसीव हो गया है। और उस मैसेज को, अगर मैसेज रिसीव हो गया है तो आपका रिस्पॉन्स क्या है, उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फीडबैक। फीडबैक 2 तरह के से हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव और नो फीडबैक। ठीक है, ये 3 तरह के फीडबैक हो सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा है। नेगेटिव फीडबैक की मतलब कि कुछ कमी है या उनकी तरफ से ना है। ठीक है, और नो फीडबैक का मतलब भी यही होगा कि नेगेटिव फीडबैक है। चलिए, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फीडबैक। जैसा कि हमने आपको बताया, फीडबैक 3 टाइप्स के होंगे। पहला पॉजिटिव फीडबैक, सेकंड नेगेटिव फीडबैक और थर्ड इज नो फीडबैक। देखिए, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। मतलब आपने अपना काम टाइम पर कंप्लीट किया है, आपने अच्छा काम किया। तो ये क्या हुआ, किस में काउंट होगा, ये काउंट होगा पॉजिटिव फीडबैक में। नेक्स्ट है, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग द कॉल, कैन यू प्लीज़ ऑल्सो शेयर द डिटेल्स। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने कॉल को रिसीव किया, क्या आप मुझे आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं क्या। तो ये भी किसके अंदर आया, पॉजिटिव फीडबैक में। अब देखिए, नेक्स्ट आता है नेगेटिव फीडबैक। देखिए, यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। मतलब आपने होटल में जो गेस्ट आए थे, आपने उनके सामने आपने स्माइल नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई ईमेल्स, आर यू ऑलवेज सो बिजी। मतलब आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई करने में इतना टाइम लिया, कि आप हमेशा इतना बिजी रहते हैं। तो ये भी किस में काउंट होगा, नेगेटिव फीडबैक में। अब देखिए, नो फीडबैक, इट इज़ ऑल्सो अ फीडबैक इन इट सेल्फ विच इंडिकेट्स डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडिया। मतलब नो फीडबैक का मतलब भी ये होगा न्यूट्रल, मतलब नेगेटिव फीडबैक। अगर आप किसी चीज़ को कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मतलब कि आपको वो चीज़ या तो पसंद नहीं है या तो आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आया, तो नो फीडबैक भी बच्चों नेगेटिव फीडबैक में काउंट होगा। क्लियर है यहाँ तक आपको तीनों फीडबैक। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा गुड फीडबैक इज़ वन दैट इज़। मतलब गुड फीडबैक क्या है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। पहला, स्पेसिफिक, टाइमली, पोलाइट, ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट। मतलब फीडबैक जो होता है वो किसके अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। स्पेसिफिक मतलब अवॉइड जनरल कमेंट्स। मतलब हमेशा आप किसी को फीडबैक दे रहे हो तो हमेशा उसमें आपका खुद का एक टच होना चाहिए। मतलब जो नॉर्मली जो जनरल कमेंट्स होते हैं उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। Try to include examples to clarify your statement. Offering alternatives rather than just giving advice allows the receiver to decide what do you with your feedback. मतलब अगर आप फीडबैक दे रहे हो तो हमेशा क्लियरिफाई करें अपने सेंटेंस में कि आप सामने वालों को क्या अपने फीडबैक में बताना चाह रहे हैं ना। जो भी आप अपने फीडबैक में सामने वाले पर्सन को बताना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए हमेशा। मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो हमेशा कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइमली, मतलब बीइंग प्रॉम्प्ट इज़ द की।
सिंस फीडबैक लॉसेस इज इम्पैक्ट इफ डिले फॉर टू लॉन्ग, मतलब टाइम, जैसे कि आपने के पास मैसेज आया उसी टाइम आप उसका रिस्पॉन्स कर दीजिए, ठीक है। आपके मान लीजिए आपके पास मैसेज आया था कल, आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हो आज, तो क्या हुआ, इससे उससे उस चीज़ पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमेशा टू द टाइम, मतलब आपके पास मैसेज आया, अगर आपको लगता है कि उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए तो उसे तुरंत रिस्पॉन्स कर लिए, तो इससे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बना रहता है। अगर आप उसमें डिले करेंगे तो वो क्या हो जाता है, लॉसेस इट्स इम्पैक्ट, मतलब उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है पोलाइट, मतलब किसा कैसे बने रहे, एकदम मधुर बने रहे। While it is important to share feedback, the recipient should not feel offended by the language to the feedback. मतलब आप जो फीडबैक में अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा पोलाइट होना चाहिए, मतलब आपकी लैंग्वेज सामने वालों को अच्छी लगे, है ना। चाहे वो फीडबैक आपका पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो नेगेटिव वे में हो। अगर आपका फीडबैक नेगेटिव वे में है तो भी आपकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक, लेट रेसिपिएंट नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट, मतलब क्या है, ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, जैसे कि आपने मैसेज सेंड किया, रिसीवर को रिसीव हुआ, फिर क्या गया, यहाँ से फीडबैक गया, तो ये क्या है, कंटिन्यू सपोर्ट बना रहता है, एक सर्कल हमेशा काम करता रहता है। तो क्या होता है, ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, ठीक है, इतना आप समझे। नेक्स्ट चलते हैं, इट्स वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग, द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दे आर हैव बीन अंडरस्टैंड एंड दैट देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू, मतलब आपने क्या किया, फीडबैक का मतलब क्या है, वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब आप जो मैसेज कर रहे हो आपने अच्छे से समझ लिया है और आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो सेम टाइम में, तो इससे क्या होता है, उसका इफेक्टिवनेस बना रहता है कि सामने वाले को कितने अच्छे से वो चीज़ें समझ आई है। नेक्स्ट आता है, इट मोटिवेट्स, feedback can motivate people to build better work relationship and continue the good work that is being appreciated, मतलब क्या होता है, फीडबैक अगर सामने वाले ने अच्छा काम किया है तो आप उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो उसको क्या मिलेगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने अच्छा वर्क किया है इसलिए मुझे अच्छा फीडबैक मिला है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सामने वाला मोटिवेट भी होता है और उसको अपने वर्क में और ज़्यादा अपने वर्क को और ज़्यादा अच्छे करने की अप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है। Sorry, it is always there. Every time you speak to a person, we communicate feedback, so it is impossible not to provide one. तो यहाँ पे कहते हैं कि every time you speak a person, हमेशा आप जिस पर्सन से बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसके लिए फीडबैक देना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब कि अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में कर रहे हो तो वहाँ पे फीडबैक इम्पॉर्टेंट होता है, बट जनरली अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फीडबैक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट बूस्ट्स लर्निंग, फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फोकस ऑन गोल्स, प्लान्स बेटर, डेवलप इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, मतलब क्या होता है कि फीडबैक अगर मिलता है हमें तो उससे क्या होता है, हमारे सीखने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ती है, हाँ। उससे क्या होता है, उससे हमें फोकस रहने का मिलता है, फोकस रहना है अपने गोल के, हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति फोकस रहने की हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है। अपने प्लान्स को अच्छा करने का चांस मिलता है ना, जो भी हम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को और अच्छे से इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलते हैं अगर हमें कोई अच्छा फीडबैक देता है तो, ठीक है। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस, मतलब फीडबैक से क्या मिलता है, हमें हेल्प मिलती है ना। अगर हमें कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट में और अच्छा सुधार करेंगे, और अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो हमें क्या अंदर से एक अप्रिसिएशन आता है कि हमने जो भी वर्क किया है वो बहुत अच्छे से किया है, तो आगे हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो ये किसके अंदर काउंट होगा, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेशन। आई होप आप सारा फीडबैक की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा सेशन 5, दैट इज़ बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स रहते हैं, मतलब किसी चीज़ को हम जो वार्तालाप चल रहा है, जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है उसके अंदर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए,
व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावशाली कम्युनिकेशन क्या होता है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलोज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो जो इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। अब देखिए क्या है, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, मतलब आप जो कहना चाहते हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब वो बातें घुमा फिरा के ना कह के डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बातें कहें, इसलिए ये क्या हो गया है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, यूज सिंपल वर्ड्स, यूज सिंपल वर्ड से ओनली व्हाट इज नीडेड, मतलब सिर्फ उतनी बातें कहें जो उस चीज़ को कहने के लिए ज़रूरी है, मतलब टू द पॉइंट। मतलब एक टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में सिर्फ उतनी ही चीज़ें कहें जितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट, मतलब हमेशा एग्जैक्ट वर्ड, मतलब एग्जैक्ट वर्ड और फैक्ट यूज़ करें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। मान लीजिए किसी एजुकेशन पे बात चल रही है तो आपको उससे रिलेटेड फैक्ट पूरे लिख के अपने सामने रखने चाहिए, मतलब कि एजुकेशन में जो जो चीज़ें ज़रूरी है सिर्फ आप वही बातें कहें, इसलिए आपके पास कॉन्क्रीट होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आप कुछ चीज़ को रिटर्न में लिख रहे हैं तो आपके ग्रामर और आपके स्पेलिंग क्या होने चाहिए, करेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले पर्सन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है जो काउंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है कोहेरेंट, वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक, मतलब आप जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेट करने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कोहेरेंट, मतलब रिलेटेबल, उस चीज़ से रिलेट करती हुई बातें आपको अपने टॉपिक में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट, इंक्लूड ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो भी टॉपिक लिए हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, मतलब आप जो भी स्पीच दे रहे हो या जो भी प्रोजेक्ट को सामने प्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए आप कैसे रहो, हमेशा रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, अपनी चीज़ों के प्रति ऑनेस्ट, फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल रहें। ठीक है, तो ये किसके अंदर काउंट होंगे, ये सारे पार्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अब देखिए बच्चों आगे है हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशंस में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, तो क्या हो गया, लिंग्विस्टिक बैरियर, मतलब लैंग्वेज का बैरियर, कल्चरल बैरियर, मतलब जैसे कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का कल्चर अलग है, जो किसी हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ का कल्चर अलग है, तो क्या होता है दोनों कल्चरों के बीच जो बैरियर्स आता है वो एक बैरियर हो गया। फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और इंटरपर्सनल बैरियर। ठीक है, तो ये इन तरह के बैरियर्स आते हैं किसमें, कम्युनिकेशन के अंदर। तो बच्चों अब इन चारों बैरियर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलिए समझते हैं। पहला है हमारा फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर इज द इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल condition that act as a barrier in communication, in sending message from sender to receiver, and not being able to see gesture, posture and general body language can make कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव, मतलब कि अगर हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं और सामने वाला जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो क्या नहीं देख पा रहा है, वो ना तो हमारा जेस्चर देख पा रहा है, ना पोस्चर और ना ही हमारी जनरल बॉडी लैंग्वेज देख पा रहा है, तो इससे क्या होता है कम्युनिकेशन थोड़ा कम प्रभावशाली हो जाता है। अगर हम सामने बैठ के सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन करें चीज़ें, तो उससे क्या होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज दिखता है, उसको हमारे एक्सप्रेशन दिखते हैं, हमारे पोस्चर दिखते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। बट इन चीज़ों का अगर एब्सेंस हो जाए तो वो कम्युनिकेशन थोड़ा लेस इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर। अब लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब जो हम लैंग्वेज कह रहे हैं और सामने वाला वो लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। ठीक है, या सामने वाला जो कह रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। Linguistic barriers are the most common communication barrier which cause misunderstanding, misinterpretation between people। ठीक है, मतलब कि हमने कुछ रिटर्न में भी लिखा है, अगर हमने वो चीज़ इंग्लिश में लिखी है और सामने वाला फ्रेंच समझता है तो वो भी एक बैरियर हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती है, ये होती है लिंग्विस्टिक बैरियर में काउंट। ओके, तो समझें आप लोग कि लिंग्विस्टिक बैरियर क्या हुआ। ठीक है, अब चलिए
नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन द सेंडर मैसेज इज रिसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड। मतलब आपने अगर किसी को मैसेज भेजा है और उसको मैसेज किसी दूसरे तरीके से मिला है तो उनके बीच क्या हो गया, एक तरह का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। तो फ्रॉम इट वाज अ इंटेंडेड मतलब उनके बीच थोड़ा सा वो इंटरपर्सनल चीज़ें आ गई, तो ये किस में काउंट हुआ, इंटरपर्सनल बैरियर में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन आर डिजाइन ऑन द बेसिस of formal hierarchical structure that follow performance standards, rules and regulation procedure, policies, behavior norms, etc. All these affect the free flow of communication organization। मतलब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, स्टैंडर्ड रूल, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, ये किसके अंदर काउंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये सारे बैरियर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर। मतलब cultural barrier is when people of different cultures are unable to understand each other customs, resulting in resulting in inconvenience and difficulties। People sometimes make stereotypical assumption about other based on their cultural background। मतलब जैसे कि मेरा कल्चर अलग है, मैं जिनसे बात कर रही हूँ उनका कल्चर अलग है, तो उनके कल्चर में कुछ चीज़ें अलग होती है, मेरे कल्चर में कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो क्या होता है, इन दोनों की चीज़ों से क्या होता है, मन में क्या आ जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो ये भी क्या बनता है, कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वे टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि इन कम्युनिकेशन बैरियर से हम ओवरकम कैसे करेंगे, उनके कुछ वेज। तो आइए हम समझते हैं क्या होता है। यूज सिंपल लैंग्वेज। मतलब इन बैरियर से बचने के लिए हमेशा हमको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। डू नॉट फॉर्म अजम्पशन ऑन कल्चर, रिलीजन, ऑन जियोग्राफी। मतलब कल्चर के बेस पे हमें कोई अजम्पशन अपने मन में नहीं लाना चाहिए, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, चाहे वहाँ की ज्योग्राफी को लेकर हो, ठीक है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, यूज विजुअल्स। मतलब अगर सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो उसको चित्रों के थ्रू वो चीज़ों को समझाई जाए। मतलब क्या यूज़ करें, विजुअल इफेक्ट यूज़ करें, ताकि वो अगर आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है तो वो इन चित्रों को देख के वो चीज़ें समझ लें, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। अगर सामने वाला आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, तो इनसे ओवरकम करने के लिए क्या, एक आप ट्रांसलेटर रख लीजिए। आप ट्रांसलेटर को बोलो, ट्रांसलेटर सामने वाले को बोल देगा। तो इससे भी हम ओवरकम कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर को, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन। मतलब सामने वाला आपके सामने जो ओपिनियन रख रहा है भले आपको पसंद ना हो, बट हमेशा उसके डिसीजन का या उसके आइडिया का आप रिस्पेक्ट करें, उसका आदर करें। तो क्या होगा, आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो इस तरह के कम्युनिकेशन से हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7C ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। 7C कम्युनिकेशन जैसे अभी हमने आपको समझाया था, क्या, क्लैरिटी, है ना, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, है ना, कॉन्क्रीट, कर्टेसी, करेक्टनेस और कंसीडर। ये सारे पार्ट किसके हो गए, 7C ऑफ कम्युनिकेशन। इसके पहले अभी हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच। ये तो आपने इंग्लिश में भी पढ़ा ही होगा, तो आप सारे अच्छे से समझते होंगे कि राइटिंग स्किल्स और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। चलिए थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं। Writing skills are part of verbal communication and include emails, letter, notes, article, SMS, chat, blogs, etc. मतलब कि आप ये सारे जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं हमारे, इनमें किसका यूज़ होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ होगा। तो ईमेल्स, लेटर्स, इसमें हमेशा आपको अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, जो भी चीज़ें आपने यूज़ की है वो सामने वाले के ऊपर कितना इफ़ेक्ट डालेगी। इसलिए आपकी लैंग्वेज हमेशा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, है ना, कंसाइज होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए कि आप हर चीज़ का उसमें ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या के अंदर क्या क्या आएगा, नाउन्स आएगा। नाउन के अंदर नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा प्रोनाउन, ही, शी, इट, यू, आई, है ना।
एडजेक्टिव्स सॉल्टी, स्पाइसी, एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर काउंट होगा? एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझते होंगे, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं लेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का भी पार्ट है, तो आप सभी लोग ये पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से जानते होंगे, है ना। सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच एंड टाइप्स, तो देखिए ये एग्जाम में आता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझा देते हैं। अगर आपको लिखने के लिए आए कि राइट अ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट्स टाइप, तो आप उसको लिख सके। तो देखिए सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाएगा? आर्टिकल्स, तो आप सभी जानते हैं ए एंड द, है ना। कंजंक्शंस एंड बट एक्सेट्रा, है ना। प्रीपोजिशन इन ऑन ईटीसी, इंटरजेक्शन वाओ ओहो नो, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन नहीं है। वाओ, कोई चीज़ अच्छी हुई तो वाओ, है ना। कुछ गलत हो गया तो फी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? इंटरजेक्शंस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन रूल्स, है ना। कैपिटलाइजेशन रूल्स क्या 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 सॉरी क्या क्या है? पंक्चुएशन, है ना। पंक्चुएशन में क्या क्या आ जाएंगे? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सप्लेनेशन मार्क्स। मतलब कि अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं, प्रोफेशनल ईमेल है या फॉर्मल ईमेल है, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या काउंट होता है? देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब किसके अंदर काउंट होंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके कम्युनिकेशन में और ज़्यादा इफेक्टिवनेस लेकर आती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेसन 7 है हमारा राइटिंग स्किल, सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। तो बच्चों हम इसको डिटेल में नहीं लिए हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिया है। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना। ऑर्डर एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सब किसके अंदर काउंट होगा बच्चों? ये सब होगा राइटिंग स्किल्स के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये सारा सेशन आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। तो बच्चों ये जो सारा पीपीटी है, ये जो सारा पीडीएफ है हमने जो बनाया है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बनाया है। तो आप इसके नोट्स बहुत ही अच्छे से हमने बना के कंप्लीट किए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करेंगे बच्चों, और मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में अपनी यूनिट 2 के साथ। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in, आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो आप इस पर विज़िट करके हमारे सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको मिल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई बुक्स। ई बुक्स में क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही क्लियर और कंसाइज मैनर में मिलेंगे, तो आप इसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रखे गए हैं। अगर आप मेरा कोड PREETI प्रीति 01 लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन। थैंक यू।